कॉर्निया का नाम दिया था। ठीक है, ये थ्रू आउट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि टेस्टिस को कवर कर रहा है, लेकिन पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर साइड है टेस्टिस की, पोस्टीरियरली ये कनेक्टिव टिश्यू थिकन हो जाता है, थिक होके मूव करता है इनवर्ड, और इसको हम उस वक्त उस टाइम पे हम इसको मीडियस्टाइनम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं मीडियस्टाइनम टेस्टिस से क्या होता है, फाइब्रस सेप्टा जो होते हैं वो अराइज करते हैं और विद इन द सब्सटेंस पेनिट्रेट करते हैं, सब्सटेंस ऑफ द टेस्टिस में पेनिट्रेट करके टेस्टिस को पिरामिडल लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नाम दिया था। ठीक है, अब ये सारी जो है हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और हर लोब्यूल के अंदर हम लोगों के पास 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बिगिन होती है एज अ ब्लाइंड एंड, और हाईली टॉर्चर्ड स्पोर्ट्स लेने के बाद ये एंड होती है एट द एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। दिस वन इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल, और ये इसकी एपेक्स है। एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल पे ये एंड होगी एज ए नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल, और इस नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रेक्टाई। ठीक है, बेसिकली ट्यूब्यूलर रेक्टाई क्या है, इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट इज ए नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल, शॉर्ट होती है और constitute the initial segment of male genital duct system। ठीक है, अब ये नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल जो होगी वो फर्दर कंटिन्यू होगी इन ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग चैनल्स जो कि प्रेजेंट होंगे मीडियस्टाइनम टेस्टिस। अगर आप लोग देखो इस डायग्राम में, तो ये जो ब्लूइश सा सारी जगह है ये मीडियस्टाइनम टेस्टिस है, जो कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर आप लोगों को ट्यूबुलर चैनल्स मिल रहे हैं। These tubular channels are known as rete testis। तो ट्यूबुलर रेक्टाई जो होंगी वो फर्दर कंटिन्यू होगी इनटू rete testis, और ये rete testis then at the posterior border of the testis। This one is the posterior side। तो ये posterior border है उसका superior part, superior जो superior part of the posterior border of the testis है, यहाँ पर ये rete testis जो होंगी वो 15 to 20 ductuli effrontis के थ्रू ज्वाइन करेंगी और फिर आगे से ओपन होगी इनटू द हेड ऑफ एपिडिडिमस। ठीक है, बेसिकली ये जेनिटल डक्ट्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ट्यूबुलर रेक्टाई मैंने आप लोगों को बताया कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एट द एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल से स्टार्ट हो रही है, और बेसिकली कंटिन्यूएशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, और इट विल बी स्टार्ट एट द एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल एज अ शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ठीक है, और सिंगल ट्यूब्यूल होगी तो हम ट्यूबुलस रेक्टस कहेंगे, और अगर होगी ज़्यादा तो ट्यूबुलर रेक्टाई कहेंगे। अब अगर हम इसकी एपिथेलियम की बात करें तो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो लाइन होता है बाय सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स आप लोगों ने पढ़े थे, स्पोर्टिंग सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। सो प्रॉक्सिमल पार्ट इज लाइन बाय सर्टोली सेल्स, जबकि इसका डिस्टल पार्ट जो होता है उसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है वो लाइन करती है। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर रेक्टाई आप लोगों को मैंने बता दिया कंटिन्यूएशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, और प्रॉक्सिमल पार्ट इज लाइन बाय सर्टोली सेल्स, वेयर एज द डिस्टल पार्ट जो होगा वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल से लाइन किया होगा। नेक्स्ट वन इज द रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस मैंने आप लोगों को दिखाया, रिटी टेस्टिस बेसिकली दिस वन इज द ट्यूबुलर रेक्टाई। उसके बाद ये जो नेटवर्क है चैनल्स का, इनको हम रिटी टेस्टिस करेंगे। ठीक है, तो ट्यूबुलर रेक्टाई बेसिकली कंटिन्यू हो गए इनटू रिटी टेस्टिस। तो रिटी टेस्टिस क्या है, एनास्टोमोसिक नेटवर्क है डेलिकेट इंटरकनेक्टिंग चैनल्स का, जो कि बेसिकली कहाँ पे पड़ा हुआ था, मीडियस्टाइनल टेस्टिस के कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, और इन चैनल्स को कौन सा एपिथेलियम लाइन करती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स अब तक पढ़े हैं जेनिटल डक्ट्स के, एक तो ट्यूबुलर रेक्टाई है जो कि इनिशियल सेगमेंट बनाती है मेल जेनिटल डक्ट्स का, और दूसरा रिटी टेस्टिस है जो कि एनास्टोमोसिक नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग चैनल्स का। नेक्स्ट वन, ये डायग्राम आप लोगों को दिखा दी हम लोगों ने, मीडियस्टाइनम टेस्टिस है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर आप लोगों को ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है नेटवर्क चैनल्स का, बेसिकली दीस आर द रिटी टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्ट्युलाई इन्फेंटिस की। अब रिटी टेस्टिस जो होती हैं वो फर्दर कंटिन्यू होती हैं, यानी वो ड्रेन होती हैं बाय 15 to 20 ductules which emerge from the superior part of the posterior border of the testis। ठीक है, 15 to 20 ductules में ये ड्रेन होंगी जो कि इमर्ज करेंगी सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, और हाईली टॉर्चर्ड स्पोर्ट्स लेने के बाद ये बेसिकली इनटू द हेड ऑफ एपिडिडिमस में पास करेंगे और ओपन होंगे इनटू द डेप्थ ऑफ एपिडिडिमस। ठीक है, डायग्राम आप लोग देखो, ये रिटी टेस्टिस है सारी, ट्यूब लाइक चैनल्स इसमें नजर आ रही है। उसके बाद ये कंटिन्यू होगी, ड्रेन होगी फर्दर इनटू दीस डक्ट्युलाई इन्फेंटिस, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस में। ठीक है,
और ये 15 to 20 डक्टुलाई इफेंट के थ्रू ये ट्रेन होने के बाद ये बेसिकली ओपन होंगी इनटू द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस एट द एरिया ऑफ हेड ऑफ द एपिडिडिमस। ठीक है, हेड ऑफ एपिडिडिमस में ये बेसिकली डक्ट ऑफ एपिडिडिमस में डक्टुलाई इफेंटिस जो होगी वो ओपन होगी। अच्छा, यह हमने कर लिया। इन डक्टुलाई इफेंटिस को हम वेजा इफेंशिया भी कहते हैं। ठीक है, ये तो इनका नाम है। उसके बाद हाईली टॉर्चर्स होती हैं, ओपन होती है इनटू द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ एपिडिडिमस। एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम लाइन करेगी इसको, और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में हमारे पास कुछ ग्रुप्स होंगे टॉल कोलमनर सिलिएटेड सेल्स के। इसके अलावा ग्रुप ऑल्टरनेटिंग विद ग्रुप्स ऑफ नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स। ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम इसको लाइन करेगी जिसमें कुछ ग्रुप्स होंगे टॉल कोलमनर सिलिएटेड सेल्स के और ऑल्टरनेट करेंगे विद ग्रुप्स ऑफ नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स। तो बेसिकली इन सिलिएटेड कोलमनर सेल्स नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स की जो लाइनिंग की वजह से ही बेसिकली ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एग्जिबिट करेंगी कैरेक्टरिस्टिक्स वी आउटलाइन। ठीक है, और नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स को हम इनके प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों सेल्स के फंक्शन की, एक हम लोगों ने कहा कि इसके एपिथेलियम में नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स हैं जिनको हमने प्रिंसिपल सेल्स का नाम दिया, और दूसरे नंबर पे हमारे पास सिलिएटेड सेल्स हैं जो कि टॉल कोलमनर सेल्स हैं। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। जो नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स हैं बेटा बेसिकली वो एब्सॉर्प्टिव होते हैं इन फंक्शन, क्योंकि इनके ऊपर ल्यूमिनल सरफेस पे इनके माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई की वजह से इनका रोल होता है एब्जॉर्प्शन में। तो बेसिकली ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये री एब्जॉर्ब करते हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड जो कि सर्टेनली सेल्स ऑफ द टेस्टिस से थ्रू ट्यूबुलर रक्टाइल और ब्रेडी टेस्टिस के थ्रू जो है डक्टुलाई इफेंटिस में आ रहा है। तो बेसिकली जो है ये टेस्टिकुलर फ्लूइड जो है उसको री एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सिलिएटेड सेल्स जो हैं ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि ये इनकी जो एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस है प्रिंसिपल सेल्स का उसको फैसिलिटेट करते हैं। किस तरीके से कि ये कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हैं ल्यूमिनल फ्लूइड को बाय देयर जो रैपिड मूवमेंट होती है उनकी सीलिया के उसके थ्रू। ठीक है, सो डक्टुलाई इफेंटिस हम लोगों ने पढ़ा कि लिटिल टेस्टिस जो होती है वो देन ड्रेन होती है इनटू 15 to 20 डक्टुलाई इफेंटिस जो कि ओपन होती है आगे फर्दर इनटू द हेड ऑफ एपिडिडिमस। हाईली टॉर्चर्स कोर्स लेती हैं। एपिथेलियम जो होगी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होगी जो कि कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स ऑफ टॉल कोलमनर सिलिएटेड सेल्स एंड नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स व्हिच आर आल्सो नोन एज प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, नॉन सिलिएटेड जो क्यूबोइडल सेल्स होंगे जिनको हमने प्रिंसिपल सेल्स का नाम दिया उनका बेसिक फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन में है। उनके ल्यूमिनल सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे जो कि एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे और बेसिकली ये री एब्जॉर्ब करेंगे टेस्टिकुलर फ्लूइड को जो कि एक्सक्रीट हो रहा था फ्रॉम द सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो है इसको मोस्टली जो ये फ्लूइड होगा उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरीके से जो सिलिएटेड सेल्स हैं हमारे पास टॉल कोलमनर सेल्स वो फैसिलिटेट करेंगे प्रोसेस ऑफ री एब्जॉर्प्शन बाय कॉन्टिन्यूसली स्टरिंग दी ल्यूमिनल फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ देयर सीलिया। ठीक है, ये तो बेटा हो गया हमारे पास डक्टुलाई इफेंटिस की सेल्स के एपिथेलियम की जो सेल्स थे उनका फंक्शन। इसके साथ साथ जो एपिथेलियम होती है डक्टुलाई इफेंटिस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास थिन लेयर होती है स्मूथ मसल सेल्स की जो कि सर्कुलरली अरेंज होती है इसके अराउंड। बेसिकली ये स्मूथ मसल सेल्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और जो सीलिया की मूवमेंट हो रही है जो हमने पीछे सिलिएटेड सेल्स पढ़े हैं उनकी मूवमेंट की वजह से बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये प्रोपेल करते हैं स्पर्मेटोजोआ को जो कि टेस्टिकुलर फ्लूइड में सस्पेंडेड हुए होते हैं इनटू द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्टुलाई ट्यूबुलर रक्टाइल फिर रेडी टेस्टिस उसके बाद डक्टुलाई इफेंटिस में आए हैं विद टेस्टिकुलर फ्लूइड। मोस्ट जो टेस्टिकुलर फ्लूइड होगा वो इस डक्टुलाई इफेंटिस में रीअब्सॉर्ब होगा बाय जो नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल्स होंगे। इसके अलावा सिलिएटेड सेल्स अलोंग विद दी स्मूथ मसल सेल्स जो कि सर्कुलरली अरेंज होंगे आउटसाइड दी एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डक्टुलाई इफेंटिस। इनके साथ मिलके बेसिकली ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये प्रोपेल करेंगे स्पर्मेटोजोआ को जो कि टेस्टिकुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है टुवर्ड दी डक्ट ऑफ एपिडिडिमस। ठीक है बेटा, तो ये इसका हमने फंक्शन पढ़ लिया और साथ इसकी जो है स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लिया कि आप लोग एक डायग्राम
लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है डक्टिलाई इन्फेंटिस और उसके साथ साथ कुछ डक्ट्स जो हैं आप लोगों को इसमें डक्टस एपिडिडिमस की भी नज़र आ रही है। डक्टस एपिडिडिमस हम आगे डिस्कस करते हैं। ये सारी डक्ट्स जो हैं डक्टस एपिडिडिमस की हैं। इसके साथ साथ जो है ये कुछ डक्ट्स जो हैं इसमें हमारे पास डक्टिलाई इन्फेंटिस की है। ठीक है, डक्टिलाई इन्फेंटिस में हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी जो अगर आप लोग इनमें फ़र्क देखो तो बेसिकली जो डक्टस एपिडिडिमस होती है इसकी आउटलाइन जो है आप लोगों को जो अंदर ल्यूमिन है वो इसका स्मूथ है। ठीक है, ल्यूमिन की जो आउटलाइन है वो स्मूथ है। इसके मुकाबले में अगर डेक्टिलाई इन्फेंटिस देखो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी एपिथेलियम जो है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप्स है, एक तो टॉल सिलिएटेड कोलमनर सेल्स के और नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स के। और इन्हीं ग्रुप्स के सेल्स के ग्रुप्स की वजह से बेसिकली जो इनकी आउटलाइन होगी वो वेवी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवी अपीयरेंस देगी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो इसमें इनकी आउटलाइन जो है वो रेगुलर नहीं है बल्कि ये जगह जगह से इरेगुलर है और ये वेवी अपीयरेंस दे रही है एज कम्पेयर टू द आउटलाइन ऑफ द डक्टस एपिडिडिमस। ठीक है, तो इसकी वजह से आप इन दोनों में क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। दीस आर द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस और इनकी जो डोमेन है वो स्मूथ होगा आउटलाइन इसकी, जबकि इसके मुकाबले में जो डक्टिलाई इन्फेंटिस है इनके जो डोमेन की आउटलाइन है वो वेवी होगी क्योंकि इसके अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं और वो टॉल कोलमनर क्यूबॉइडल सेल्स जो कि इसको वेवी अपीयरेंस जो है आउटलाइन दे रहे हैं। ठीक है, ये बेटा इसमें मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाने इसके साथ साथ अगर आप लोग देखो तो इनकी डक्ट्स के बाहर ये इसके एपिथेलियम में डक्ट्स के बाहर आप लोगों को स्मूथ मसल सेल्स की लेयर नजर आएंगी जो कि सर्कुलरली अरेंज होकर इस तरह है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ दी स्मूथ मसल सेल्स क्या काम करते हैं, ये प्रोपेल करते हैं स्पर्मेटोजोआ को फ्रॉम द डक्टिलाई इन्फेंटिस टू द डक्टस एपिडिडिमस। ठीक है, नेक्स्ट बिकॉज डक्टिलाई इन्फेंटिस जो थी वो फर्दर ओपन होती है इनटू द डक्टस एपिडिडिमस। ये तो थी बेटा हमारे पास इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स। ठीक है, क्योंकि इंट्राटेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा एक्सीटरी जो डक्ट्स हैं उनके डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स के नाम बताएं और उसकी जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स में कौन कौन सी डक्ट्स आती हैं। नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी जेनिटल डक्ट्स। एक्सक्रीटरी जेनिटल डक्ट्स में बेटा हमारे पास एपिडिडिमस आ जाती है, वॉस डेफरंस आ जाती है और इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट्स आ जाती है। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को फॉर इजैकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास एपिडिडिमस है। सबसे पहले एपिडिडिमस का हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ये कॉमन शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है एट द पोस्टोस्टीरियर सरफेस ऑफ एनी टेस्टिस। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखाई थी डायग्राम कि हमारे पास ये हम लोगों ने डक्टिलाई इन्फेंटिस तक डिस्कस कर लिए। डक्टिलाई इन्फेंटिस की हमने कहा था इमर्ज करी थी फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। तो इसका जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ से ये राइज करनी है और उसके बाद ये ओपन हो जाएंगी इनटू द हेड ऑफ एपिडिडिमस। ये सारी की सारी एपिडिडिमस है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड टॉर्चुअस ट्यूब होती है, ये सारी एपिडिडिमस है। एपिडिडिमस कहाँ से बेसिकली कोमा शेप है। ठीक है, ये कोमा शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ से राइज कर रहा होता है फ्रॉम द पोस्टोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। दिस वन विल बी द पोस्टोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसके हेड होगा, दिस वन विल बी द हेड ऑफ एपिडिडिमस। उसके बाद ये इसकी लॉन्ग बॉडी होगी और एंड पे इसकी टेल होगी। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स होंगे और बेसिकली ये तीनों पार्ट्स होंगे वो हाईली कॉइल्ड और एक हाईली कॉम्प्लेक्स मैनर में जो है वो अरेंज हुए होते हैं और बेसिकली ये सारी एक सिंगल डक्ट लाइक ट्यूब होती है, इस वजह से हम इसको डक्टस एपिडिडिमस का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट मैनर में जो है ये बाइंड होती है अराउंड द, इसका जो हेड होता है अराउंड द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडिडिमस। ठीक है, अब हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। एपिडिडिमस मैंने आप लोगों को दिखाई कोमा शेप बॉडी है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है ओवर द पोस्टोसुपीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ग्रॉसली अगर हम देखें तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। सबसे पहले हेड होगा, फिर बॉडी होगी और उसके बाद टेल होगी। ठीक है, आगे अगर हम देखें डक्टस एपिडिडिमस जो है लोकेशन दोबारा आ गई है एट द पोस्टोसुपीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एज अ कोमा शेप बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अच्छा, एपिडिडिमस बेटा बेसिकली कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ ए सिंगल कॉम्प्लेक्सली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूटेड डक्ट होती है इसलिए हम इसको डक्टस एपिडिडिमस का नाम भी देते हैं। अगर आप इसकी लेंथ देखो 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है। ठीक है, 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है और हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है और स्टार्ट होती है
एट दी इन द हेड ऑफ एपिडिडमस, जहाँ पे रिसीव करती है डक्टिलाई एफरंटीज को, और बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में ये जो है बाइंड कर लेती है अराउंड द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडिडमस। ठीक है, कॉल्स होंगी डक्ट की अभी जो इसकी कॉल्स हैं डक्ट की, ये बेसिकली एक दूसरे के साथ जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो है वो हेल्प टुगेदर होती है। और टेल के बाद एट द टेल ऑफ द एपिडिडमस डक्टस एपिडिडमस जो होती है वो फिर देन कंटिन्यू होती है इनटू द डक्टस डक्टस विदाउट एनी प्रोमिनेंट डिमार्केशन। ठीक है, अगर हम अब हम इसके सेक्शन की बात करें, ट्रांसफर सेक्शन जब हम लेंगे तो उसमें हमें इसके न्यूमरस ऑब्लिकली और ट्रांसफर कट सेक्शन मिलेंगे। तो बेसिकली एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम बेटा। जरा अपना अपना माइक जरा ऊपर कर लें, आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा बेटा, सही है। ओके। ये जो अब हम अगर इसका कॉस्ट सेक्शन लेंगे तो कॉस्ट सेक्शन में जब हम इसका सेक्शन लेंगे तो ये तो उसमें हमें इसके न्यूमरस ऑब्लिक और ट्रांसफर कट सेक्शंस मिलेंगे। बेटा ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा बेटा, इसमें आप लोग देखोगे जब हम इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस लेंगे, ट्रांसफर कट सेक्शन जब हम लेंगे तो उसमें हमें इसके बहुत सारे जो है ऑब्लिकली और ट्रांसफर्स कट सेक्शंस मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली एक न्यूमरस कट सेक्शंस क्यों होंगे, क्योंकि ये हाईली टॉर्चर्स को डक्ट है। तो जहाँ से भी आप इसको इसका कट सेक्शन लोगे तो उसमें आप लोगों को ढेर सारे इसके जो है वो ऑब्लिकली और ट्रांसफर कट सेक्शन मिलेंगे। अब कट सेक्शन को देखते हुए अब आप लोग जब देखोगे तो मैंने आप लोगों को पीछे इसका डिफरेंस दिखाया था डक्टुलाई एफरंटीज के साथ, कि इनके सेक्शंस में जो इसका ल्यूमेन होगा डक्ट्स का, उसका जो कंट्रोल होगा वो आपको स्मूथ नजर आएगा। ठीक है, हम लोगों ने पीछे डायग्राम देखी थी जिसमें डक्टुलाई एफरंटीज के भी कट सेक्शन थे और साथ डक्टस एपिडेडिमस के। तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या था कि डक्टुलाई एफरंटीज जो थी उनका करेक्टरिस्टिक्स वेवी आउटलाइन आप लोगों को नजर आ रही थी, और इसमें जो है आप लोगों को इसका जो ल्यूमेन का कंट्रोल होगा वो स्मूथ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ल्यूमेन के अंदर आप लोगों को एक और इसका पहचानने का क्या तरीका होगा कि ल्यूमेन के अंदर आप लोगों को क्लम्प्स मिलेंगे स्पर्मेटोजोआ के। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डायग्राम देखें तो ये आप लोगों को 3 इसमें कट सेक्शन दिखाए हुए हैं ट्यूब्यूल्स के। इसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले ल्यूमेन है, इसकी आप लोग अगर कंटूर देखो ल्यूमेन की जो आउटलाइन है बेसिकली वो स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ है इसमें आउटलाइन। और इसके बाद आप लोग इसके ल्यूमेन के अंदर देखो तो क्लम्प्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी लाइनिंग एपिथेलियम की बात कर लें, इसके एपिथेलियम मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, तो इसको एपिथेलियम को लाइन करती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया। ठीक है, और स्टीरोसीलिया देखो आप लोगों को ल्यूमेन में इसमें क्लियरली प्रोजेक्ट हुए नजर आ रहे हैं। दीज आर दी स्टीरोसीलिया जो कि लॉन्ग ब्रांचिंग फाइबर्स होती हैं। हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं माइक्रोविलाई से क्योंकि ये लॉन्ग होते हैं, टफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं, और बेसिकली इनका काम भी जो होता है वो एब्सॉर्प्शन में और सरफेस एरिया इंक्रीज करने में होता है। ठीक है, सो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को आप लोग कैसे पहचानोगे, क्योंकि न्यूक्लियाई आप लोगों को इधर डिफरेंट लेवल्स पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसल सेल्स होते हैं और कोलमनर सेल्स होते हैं, टॉल कोलमनर सेल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एक ट्यूब्यूल के बाहर देखो तो इसमें आप लोगों को स्मूथ मसल्स की लेयर्स भी मिलेंगी, तो इसको सराउंड करने के लिए स्मूथ मसल्स की लेयर इसकी कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एपिथेलियम एग्जामिनेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अगर आप लोग करोगे तो उसमें आप लोगों को नजर आएगी कि डक्ट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम सराउंडेड बाय मस्कुलरिस। मस्कुलरिस बेसिकली क्या है, जिसमें स्मूथ मसल फाइबर जो है आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो बेसिकली उसको मस्कुलरिस का नाम दे दिया। ठीक है, एपिथेलियम में 2 तरह के सेल्स होंगे, एक टॉल कोलमनर सेल्स होंगे और बेसल सेल्स होंगे। टॉल कोलमनर सेल्स को बेटा हम लोग प्रिंसिपल सेल्स का भी नाम देंगे यहाँ पर, और ये प्रिंसिपल सेल्स होंगे बेसिकली इनके ऊपर न्यूमरस स्टीरोसीलिया होंगे, और स्टीरोसीलिया का फंक्शन आप लोगों को पता है कि ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, तो स्टीरोसीलिया आप लोगों को ल्यूमिनल सरफेस में नजर आएंगे, और ये आप लोगों को किसी डायग्राम में ल्यूमिन पे प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया जो होते हैं वो इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेल्स हैं, एब्जॉर्प्शन में रोल है, तो बेसिकली इनका सेल्स ये सेल्स जो होंगे वो टेस्टिकुलर फ्लूइड जो कि वही टेस्टिकुलर फ्लूइड है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ रहा है बेसिकली। तो ये टेस्टिकुलर फ्लूइड जो होंगे वो उसको क्या कहते हैं उसे ये करेंगे रीअब्सॉर्ब करेंगे
इसके अलावा जो प्रिंसिपल सेल्स होंगे वो ग्लाइकोलिपिड्स भी स्क्रीट करेंगे और फेगोसाइटाइज करेंगे सेलुलर टैपलेट्स को, ठीक है। सो फिर मैं आप लोगों को प्रिंसिपल सेल्स का एक बार फिर बता देती हूँ। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है डक्टस एपिडेडिमस की, उसको दो तरह की सेल लाइन कर रही है, एक बेसल सेल्स है, एक टॉल कॉलमनर सेल्स है। टॉल कॉलमनर सेल्स को हम लोगों ने जो है वो प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी दिया है। प्रिंसिपल सेल्स जो होती हैं जो एपिडेडिमस में है, बेसिकली इनका क्या क्या फंक्शन होता है। एक तो ये एब्जॉर्ब करते हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड को। दूसरे नंबर पे ये जो है फेगोसाइटाइज करते हैं रिमेनिंग रेजिडुअल बॉडीज को, जो कि बेसिकली उससे रिमूव नहीं होंगी सर्टोली सेल से इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एज वेल एज कोई भी एब्नॉर्मल या फिर डीजेनरेटिव स्पर्म सेल्स होंगे, इनको बेसिकली ये फेगोसाइटाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली ये स्क्रीट करते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस को, या फिर आसान लफ्ज़ों में आप लोग कह लो कि फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी जो होती है स्पर्म की, उसको बेसिकली ये इनहिबिट करते हैं अंटिल दे आर डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है इसके प्रिंसिपल सेल्स के। हम आगे डिटेल में एपिडेडिमस के फंक्शन जो हैं फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ दूसरे नंबर पे जो सेल्स हैं बेसल सेल्स, बेसिकली स्मॉल सेल्स होते हैं। आप लोगों को पता है बेसल सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं लेकिन सरफेस तक नहीं पहुंचते, और ये सेल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए रिजर्व सेल। रिजर्व सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं बेसिकली स्टेम सेल्स और फॉर द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द डक्टस डेफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए ये रिजर्व सेल का काम करते हैं। मस्कुलरिस की बात करें तो हेड और बॉडी में जो है इसकी बेसिकली एपिडेडिमस का जो हेड वाला पोर्शन है और बॉडी का पोर्शन है, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एपिडेडिमस, उसके बाहर जो होगी सिर्फ थिन लेयर होगी स्मूथ मसल फाइबर्स की, और 2 to 3 लेयर्स इवन तकरीबन प्रेजेंट होगी स्मूथ मसल फाइबर्स की, उसको हम मस्कुलरिस का नाम दे रहे हैं। जबकि जो इसकी टेल होगी जो कि फर्दर आगे कॉन्टिन्यू होगी विद द डक्टस डेफरेंस के साथ, ठीक है। तो उसमें बेसिकली थिक कोट होगा मस्कुलरिस का जो कि फर्दर कंटिन्यू होगा विद द मस्कुलरिस ऑफ द डक्टस डेफरेंस, क्योंकि डक्टस डेफरेंस पे भी हमारे पास थिक मस्कुलरिस होता है। तो बेसिकली टेल आप लोग याद रखोगे क्योंकि टेल जो है वो फर्दर कंटिन्यू हो रही है विद द डक्टस डेफरेंस, तो डक्टस डेफरेंस की भी मस्कुलरिस थिक होती है। तो इसी तरीके से टेल की भी आप याद रखोगे कि इसका मसल कोट जो है यानी मस्कुलरिस जो है एपिडेडिमस का वो थिक होगा और उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। और जब भी 3 लेयर्स मस्कुलरिस की प्रेजेंट होती हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी 3 लेयर्स होंगी तो उसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल होगी हमेशा, मिडल सर्कुलर होगी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी स्मूथ मसल सेल्स की, ठीक है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस एपिडेडिमस की, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका फंक्शंस, आप लोगों को अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले बेटा फंक्शन जो है एपिडेडिमस का, अगर आप लोग फंक्शन की बात करो तो एपिडेडिमस इज द साइट ऑफ एक्यूमुलेशन, स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। बेसिकली इसमें एक्यूमुलेशन भी होती है, स्टोरेज भी होती है और इसके साथ साथ फर्दर मैचुरेशन भी होती है स्पर्म की, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहले क्या है फंक्शन ऑफ एपिडेडिमस में। टेम्पोरेरी स्टोरेज करता है एक तो ये स्पर्मेटोजोआ की, दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्मेटोजोआ को टुवर्ड्स द डक्टस डेफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले किया इसने। तीसरे नंबर पे रीअब्जॉर्प्शन, जो इसके प्रिंसिपल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड को, जो कि दैट लीव्स द टेस्टिस विद द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के साथ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकुलर फ्लूइड आ रहा है बेसिकली उसको ये भी रीअब्जॉर्ब करेंगे। पहली रीअब्जॉर्प्शन उसकी डक्टुलाई इन्फेंट्रीज में हो रही थी, उसके बाद फर्दर रीअब्जॉर्प्शन जो है इसकी डक्टस एपिडेडिमस में हो रही है। तो बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, इट इज एसेंशियल फॉर टू मेक द सीमेन थिक एंड विस्कड, ठीक है। तो इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन जो है टेस्टिकुलर फ्लूइड की, जो कि बेसिकली सीक्रेट हो रहा था फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, पहले उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो थी वो डक्टुलाई इन्फेंट्रीज में हुई थी और उसके बाद इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है नेक्स्ट जो है वो एपिडेडिमस में हो रही है, ठीक है। और ये इसके प्रिंसिपल सेल्स जो है इसकी रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है बेटा इसका फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो डक्टस एपिडेडिमस है वो इसकी फर्दर मैचुरेशन में भी रोल प्ले करती है और स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर करती है और उसको मोटाइल करती है, क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं
स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं बेसिकली ये जब एंटर हुए होते हैं इसमें डक्टस एपिडिडिमस में, तो उस वक्त ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। व्हेन स्पर्म एंटर द एपिडिडिमस दे आर नॉन मोटाइल, और ये इनकैपेबल होते हैं ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड oocyte, ठीक है। तो उस वक्त ये मेच्योर नहीं हुए होते और ना ही मोटाइल होते हैं, तो उस वक्त इनकी कैपेबिलिटी नहीं होती फर्टिलाइजिंग की, और साथ ही ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो उसके इवन इसके तकरीबन 1 वीक लेटर विद इन डक्टस एपिडिडिमस जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं मोटाइलिटी। तो बेसिकली डक्टस एपिडिडिमस में इनका एक डक्टस एपिडिडिमस का एक फंक्शन है कि इन द डक्ट स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर करते हैं और इनको मोटाइल करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने इसके फंक्शंस डिस्कस किए। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है डक्टस एपिडिडिमस का, वो क्या है कि जो फ्लूइड डक्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो प्रिंसिपल हम लोगों ने पीछे बात की थी कि प्रिंसिपल सेल्स जो है वो एक ग्लाइको जो है वो प्रोटीन क्रिएट करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली, जो कि प्रिंसिपल सेल्स एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से जो है बेसिकली एक्ट करती है एज ए डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स फॉर स्पर्मेटोजोआ। डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं बेसिकली इनहिबिट करती हैं कैपेसिटेशन को, ठीक है। कैपेसिटेशन क्या प्रोसेस था, अगर आप लोगों को याद हो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैपेसिटेशन क्या होती है कि जब स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसके जो हेड होता है उसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है उसके ऊपर ये ग्लाइको प्रोटीन्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, और बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी को, जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो पहुंच नहीं जाते, ठीक है। तो विद इन द डक्टस एपिडिडिमस प्रिंसिपल सेल्स जो होंगे वो बेसिकली एक्सक्रीट करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। these glycolipids जो होंगी वो थिन कोट बना देंगी ओवर द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ और एक्ट करेंगी एज ए डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, बेसिकली टेम्पोरेरीली इनहिबिट करेंगे फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और जब स्पर्मेटोजोआ जो होगा वो डिपॉजिट होगा इन द फीमेल चाइल्डहुड ट्रैक्ट, जब ये मूव करेगा वहाँ पर, तो ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स जो होंगे ये रिमूव हो जाएंगे बाय द एंजाइम्स प्रोड्यूस फ्रॉम द यूट्रस। यूट्राइन ट्यूब के अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, जिसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स वगैरह होंगे। बेसिकली ये एंजाइम्स होंगे वो रिमूव करेंगे दीज कैपेसिटेशन फैक्टर्स या दीज ग्लाइकोलिपिड्स तक की कवरिंग है, और उस वक्त ये परमिट करेंगे कैपेसिटी वो उसकी फर्टिलाइजिंग जो कैपेबिलिटी है उसको, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन का नाम देते हैं। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। फ्लूइड जो होगा डक्ट में उसमें सर्टेन ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डक्ट से, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स जो होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए डीकैपेसिटेशन फैक्टर फॉर द स्पर्मेटोजोआ। क्या करेंगी, सेल मेम्ब्रेन जो कि कवर कर रही है हेड ऑफ ईच स्पर्मेटोजोआ को रिसीव्स द थिन कोट ऑफ दीज डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, उसको ऊपर एक थिन कोट बना देंगी, और ये कोट जो होगा बेसिकली टेम्पोरेरीली इनहिबिट करेगा फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ को। और जब स्पर्मेटोजोआ हैव बीन डिपॉजिटेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, these decapacitation factors are removed from the spermatozoa by the enzymes present in the uterine fluid, और इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन का नाम देते हैं। जब ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स जो होंगे वो हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ से रिमूव हो जाएंगे, तो दिस प्रोसेस विल कॉल्ड कैपेसिटेशन, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास डक्टस डेफरेंस है। डक्टस डेफरेंस को हम वॉस डेफरेंस भी कहते हैं। बेसिकली इट इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डक्टस एपिडिडिमस। टेल ऑफ जो होती है डक्टस एपिडिडिमस की वो कॉन्टिन्यू होती है इनटू डक्टस डेफरेंस या फिर वॉस डेफरेंस, और वॉस डेफरेंस आगे से टर्मिनेट होती है बाय जॉइनिंग द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की डक्ट को जॉइन करके टर्मिनेट होती है, और वहाँ पर ये इजैकुलेटरी डक्ट बना देंगे जो कि ओपन होती है इनटू द प्रोस्टेटिक यूरिन। हम आगे देखेंगे इसको। और जस्ट बिफोर एक्सामिनेशन वॉस डेफरेंस जो भी उसका डायलेटेड सेगमेंट होगा जिसको हम एंटेना का नाम देते हैं, ये भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें सेक्शन की, अगर हम बात करें डक्टस डेफरेंस की, तो उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेल थी एपिडिडिमस की उसका मस्कुलरिस थिक था, क्यों वो थिक है, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू हो रहा है विद द वॉस डेफरेंस। और वॉस डेफरेंस का जो मेन फीचर है वो ये है कि इसका जो न्यूमेन होता है इसकी बॉल के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, ठीक है। यानी जब आप लोग इसकी जो
कट सेक्शन देखोगे तो उसमें आप लोगों को इसकी थिक मस्कुलर वॉल मिलेगी और रिलेटिवली नैरो स्टार शेप ल्यूमेन मिलेगा, ठीक है। जैसा 26 फीचर है डक्टस डेफरेंस का कि इसका ल्यूमेन जो होगा इसकी वॉल के मुकाबले में नैरो होगा और स्मॉल होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी वॉल की बात करें तो फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर की तरफ अगर हम जाएंगे तो वॉल जो भी वॉल डेफरेंस की उसके 3 पोर्स होंगे। सबसे पहले म्यूकोसा होगा, नेक्स्ट विल बी मस्कुलरिस एंड थर्ड वन एंड द आउटर मोस्ट वन विल बी द एडवेंटिशिया। म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा जो होगा उसके लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे और इन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वजह से जो ल्यूमेन होगा इसका वो आप लोगों को स्टार शेप मिलेगा क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। आगे हम लोग डायग्राम में भी देखते हैं म्यूकोसा के लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे। बेसिकली इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वजह से ल्यूमेन जो होगा आप लोगों को इसका स्टार शेप मिलेगा। एपिथेलियम की अगर बात करें तो एपिथेलियम सेम होगी एज दैट ऑफ टेक्टस एपिथेलियम, यानी कि सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलम्बियर एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया और उसके साथ साथ दोनों तरह की सेल्स होंगे, टॉल कोलम्बियर और बेसल सेल्स, ठीक है। वो बहुत सारे टॉल कोलम्बियर सेल्स होंगे, इनमें अक्सर के टॉल कोलम्बियर सेल्स के ऊपर स्टीरोसीलिया मिलेंगे उनकी फ्री सरफेस पे। बेसल सेल्स रेस्ट करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एज दैट ऑफ द टेक्टस एपिथेलियम और बेसिकली एक्ट करेंगे एज अ स्टेम सेल फॉर द टेक्टस एपिथेलियम। लैमिना प्रोपिया की बात करें, लैमिना प्रोपिया बीनीथ एपिथेलियम प्रेजेंट होगा और उस कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, ये है इसका कट सेक्शन डक्टस एपिडिडमस का। अब आप लोग देख सकते हो दिस वन इज द ल्यूमेन और बाकी सारी इसकी वॉल है, ठीक है। ये वॉल के ल्यूमेन के मुकाबले में इसकी वॉल जो है वो कितनी थिक है और इसमें मेन पोर्शन जो इसकी वॉल का बना रहा है दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेसिकली क्या है, मस्कुलरिस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन में आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल, इसका इर्रेगुलर ल्यूमेन भी हम कह सकते हैं और इसको हम स्टार शेप ल्यूमेन भी कहते हैं। ज़्यादा जो करेक्ट टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो बेसिकली इर्रेगुलर ल्यूमेन होता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वजह से ल्यूमेन जो होगा इर्रेगुलर या फिर स्टार शेप मिलेगा। ये आप लोगों को फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इसके। एपिथेलियम जो होगी सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलम्बियर एपिथेलियम विद टॉल कोलम्बियर एंड बेसल सेल्स और टॉल कोलम्बियर सेल्स होंगे वो बियर करेंगे सीडोसीलिया जो आप लोगों को ल्यूमेन के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद बीनीथ एपिथेलियम, ये दिस वन इज द लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया में लूज कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। इसके बाद आप मस्कुलरिस देखो, मस्कुलरिस के 3 लेयर्स इसमें क्लियरली डिफरेंशिएट हो रही है। इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है, इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर और उसके बाद फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है बेटा। तो मस्कुलरिस इसका थिक होता है। इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में आप लोग यही लिखते हो कि इसका मस्कुलरिस थिक होता है एज कम्पेयर टू इट्स ल्यूमेन। और मस्कुलरिस जो होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और मस्कुलरिस से बाहर आप लोगों को थिन लेयर मिल रही है लूज कनेक्टिव टिश्यू की विच इज नोन एज एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया कंटेन्स ब्लड वेसल्स, आर्टेरियोल और वेन्यूल जो है आप लोगों को इसमें लेयर नहीं नजर आ रही, ठीक है बेटा। मस्कुलरिस वेरी थिक है, 3 लेयर्स है, इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और मस्कुलरिस में भी जो सबसे थिकेस्ट लेयर होगी वो बेटा आप लोगों के पास मिडल सर्कुलर लेयर होगी, ठीक है। मिडल सर्कुलर लेयर इसमें आप लोगों को थिक मिलेगी इनर और इनर लॉन्गिट्यूडनल आउटर लॉन्गिट्यूडनल के मुकाबले में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। अच्छा, मस्कुलरिस लेयर का फंक्शन क्या है बेटा? मस्कुलरिस लेयर क्यों इतनी थिक है, इसका फंक्शन क्या है कि एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये थिक मस्कुलरिस आफ्टर वॉस डेफरेंस की और इनकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेसिकली ये प्रोपेल करती हैं स्पर्मेटोजोआ को इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। सो मस्कुलरिस की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो स्पर्मेटोजोआ होगा वो प्रोपेल होगा इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, ये इसका फंक्शन है। एडवेंटिशिया की अगर हम बात करें, सराउंड करेगा मस्कुलरिस को थिन लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की जिसमें ब्लड वेसल्स जो नाव आप लोगों को मिलेगी। अब हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया था एम्पुला ऑफ वॉस डेफरेंस। एम्पुला बेसिकली क्या चीज़ है? एम्पुला जो है वो इसका वॉस डेफरेंस का डिस्टल डायलेटेड पोर्शन है। डिस्टल एंड पे वॉस डेफरेंस जो होता है वो डायलेटेड हो जाता है और इस पोर्शन को हम एम्पुला का नाम देते हैं, ठीक है। और एम्पुला जो है ये बाकी वॉस डेफरेंस के मुकाबले में ये वाला पोर्शन क्यों डिफरेंट है? बेसिकली ये जो एम्पुला जो है वॉस डेफरेंस का ये differs from the ductus deferens in its structure because of its mucosa. Mucosa जो है इसका बाकी जो ductus deferens का स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा डिफर करता है। किस मैम तरीके? थोड़ा सा ऊंचा बोले जरा, माइक करीब करके। अच्छा,
तो बेटा एम्पुला ऑफ फर्स्ट रेफरेंस की बात कर रही हूँ मैं। एम्पुला ऑफ फर्स्ट रेफरेंस हम लोग ने पढ़ा था कि ये डिस्टल डायलेटेड सेगमेंट होते हैं, पार्ट होते हैं वॉस्ट रेफरेंस का, और ये बेसिकली डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉस्ट रेफरेंस ड्यू टू इट्स डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोजा। ठीक है, तो इसके म्यूकोजा में बेसिकली क्या होता है कि इसका ल्यूमेन जो होता है वो लार्ज होता है बाकी के वॉस्ट रेफरेंस के मुकाबले में। और दूसरा एम्पुला में, एम्पुला की जो जगह होती है वहाँ पर जो म्यूकोजा होता है उसमें न्यूमरस इरेगुलर ब्रांचिंग म्यूकोजल फोल्ड्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, उसमें बाकी में जो थे वो आप लोगों को म्यूकोजल फोल्ड्स मिल गए थे लेकिन वो ब्रांचिंग नहीं थे। इसमें म्यूकोजल फोल्ड्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे और उसके साथ साथ वो ब्रांच में होंगे। ठीक है, तो अगर हम एम्पुला की बात करें तो एम्पुला ऑफ द वॉस्ट रेफरेंस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टॉल हाईली ब्रांच्ड म्यूकोजल फोल्ड्स। ठीक है, तो इसमें टॉल होंगे, हाईली ब्रांच्ड म्यूकोजल फोल्ड्स होंगे। इसके अलावा इसकी मस्कुलरिस जो होगी वो भी थोड़ी सी थिन होगी देन द रेस्ट ऑफ द वॉस्ट रेफरेंस। कोलम्बस सेल्स की बात करें लाइनिंग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑफ द एम्पुला की, तो बेसिकली ये स्क्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस तरह का फंक्शन जो थी वो प्रिंसिपल सेल्स ऑफ सेमिनल वेसिकल परफॉर्म करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये अब आप लोगों को एम्पुला ऑफ द वॉस्ट रेफरेंस का जो कट सेक्शन है वो दिखाया हुआ है। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो इसका म्यूकोजा और जो रेस्ट ऑफ द वॉस्ट रेफरेंस में मैंने आप लोगों को ल्यूमेन दिखाया था उसमें क्लियरली इसका ल्यूमेन भी बड़ा है और दूसरा इसके जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं वो भी हाईली ब्रांच किए गए हैं। ठीक है, तो म्यूकोजल फोल्ड्स ब्रांचिंग है और इसके अलावा ल्यूमेन जो है वो इसका बड़ा है और इसकी मस्कुलरिस जो होगी वो भी बाकी के जो वॉस्ट रेफरेंस का स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में थोड़ी सी जो होगी वो थिन होगी। ठीक है बेटा, ये जो है, और इसके अलावा इसमें आप लोगों को डाइवर्टिकुला और क्रिप्स भी मिलेंगे। ये ग्लैंडुलर डाइवर्टिकुला है और क्रिप्स है, ये भी इसका डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों को मैं दूसरी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये थी हमारे पास बाकी के वॉस्ट रेफरेंस की डायग्राम। ल्यूमेन आप लोग देख सकते हो स्मॉल है और इसकी सब लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है। मस्कुलरिस इसका ठीक है। इसके मुकाबले में अगर एम्पुला ऑफ द वॉस्ट रेफरेंस की बात करो, ल्यूमेन लार्ज होगा, म्यूकोजा जो होगा हाईली ब्रांच होगा, एक्सटेंसिव डाइवर्टिकुला और क्रिप्स मिलेंगे। मस्कुलरिस जो होगी वो अब आप लोगों को बाकी वॉस्ट रेफरेंस के मुकाबले में जो होगी वो थिन मिलेगी। ठीक है, ये बेटा इसका जो बाकी पार्ट के मुकाबले में जो था वो डिफरेंस हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन जो है वॉस्ट रेफरेंस का। पहला फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, जो इसका मस्कुलरिस होगा वो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करेगा और उसकी प्रोपेल करेगा स्पर्मेटोजोआ को टुवर्ड्स द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, एक तो ये इसका फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसको ट्रांसपोर्ट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस टू द इजैकुलेटरी डक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन। और इस प्रोसेस के दौरान बेसिकली मेन क्या होता है कि स्मूथ मसल सेल्स जो कि वॉस्ट रेफरेंस के वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पुश करते हैं स्पर्मेटोजोआ को, इसके साथ जो टेस्टिकुलर फ्लूइड उसके साथ साथ आ रहा है उसको भी पुश करते हैं थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इसके अलावा स्टीरोसीलिया जो कोलम्बस सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे। अब ये थर्ड जगह पे एब्जॉर्प्शन हो रही है सेमिनल फ्लूइड की, जो कि कहाँ से आ रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। अब ये तीसरी लोकेशन है जहाँ पर जो कोलम्बस सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आल्सो occurs in the ductal jackknife to make the semen more viscous। ठीक है, बेसिकली ये वही वाला टेस्टिकुलर फ्लूइड है जिसके जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्कुलरी सेल से सिक्रीट हो रहा था, जिसकी सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई थी, रीएब्जॉर्प्शन इन द डक्टिलाई इन्फेंटीज। डक्टिलाई इन्फेंटीज के बाद जो डक्टस एपिडिडिमस के प्रिंसिपल सेल्स से उन्होंने फर्दर वाटर को रीएब्जॉर्ब किया फ्रॉम दिस सेमिनल फ्लूइड, और उसके बाद अब डक्टस प्रेफरस में भी फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की फ्रॉम द सेमिनल फ्लूइड। अब बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, टू मेक द सीमेन मोर वेस्टर। ठीक है, ये तो बेटा हम लोगों ने बात कर ली वॉस्ट रेफरेंस की। जो नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट पार्ट है मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम का, उसमें हम लोग बात करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट की। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ से आती है, जब वॉस्ट रेफरेंस जो होती है वो टर्मिनेट होती है एट इट्स टर्मिनेशन ईच डक्टस रेफरेंस जो होगी, दोनों साइड की जो डक्टस रेफरेंस होगी वो ज्वाइन करेंगी डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल ऑफ इट्स ओन साइड। ठीक है, अपने अपनी साइड की जो सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट होंगी उनको ज्वाइन करेंगी और उनकी यूनियन से, दोनों डक्ट्स की यूनियन से, यानी कि डक्ट्स ऑफ डक्टस रेफरेंस और सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट्स हैं उनकी यूनियन से जो है दो ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है बेसिकली बनेगी। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होगी वो पियर्स करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड को और फिर ओपन होगी इनटू द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली एपिथेलियम कौन सी होती है, स्टीरोस्ट्रैटिफाइड कोलम्नर एपिथेलियम। This diagram shows the formation of ejaculatory duct. These are the vast reference.
वॉस डेफरेंस का हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टल पार्ट जो होगा वो डायलेटेड होगा, जिसको हमने एम्पुला का नाम दिया था एट इट्स टर्मिनेशन। जहाँ पे वॉस डेफरेंस टर्मिनेट हो रही है, ये सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट के साथ मिलेगी दोनों साइडों पे, और दोनों साइडों पे क्या बना देगी, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट देन क्रिएट्स करेगी यूरिथ्रा को, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को, जो कि बेसिकली पास कर रहा होगा थ्रू द प्रोस्टेट। जो यूरिथ्रा का पार्ट जो होगा प्रोस्टेट से पास कर रहा होगा उसको हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का नाम देंगे। बेसिकली ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होंगी वो क्लियर करेंगी प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को, और उसके बाद फिर ये ओपन होंगे इनटू द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो थी मेल जेनिटल डक्ट्स। और मेल जेनिटल डक्ट्स हम लोगों ने सारी आज डिस्कस करनी है। और बेसिकली ये टेबल जो है ये आप लोगों को इसकी समरी जो है वो दिखा रहा है कि मेल जेनिटल डक्ट्स में कौन कौन सी डक्ट्स हैं, और उसके बाद जो है उनकी लोकेशन, एपिथेलियम, सपोर्टिंग टिश्यू और फंक्शन। ठीक है। तो क्विक रिवीजन के लिए बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों की जो जिन पायरा में भी बना हुआ है, अगर आप लोग वहाँ से देख लो, नहीं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। इसमें हम सारी ड्रग्स जो है उसकी समरी हम एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, कहाँ पे थी ये, लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। एपिथेलियम, इसमें दो तरह की सेल्स थे, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सेटोबी सेल्स। इसके बाद मेजर इनकी जो स्पॉटिंग थी वो कहाँ से आ रही थी, मायोइड एंड मायोइड सेल्स, बेसिकली फ्लैट स्मूथ मसल सेल्स थे जो कि आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थे वो प्रेजेंट थे, और इनका मेन फंक्शन था कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो कि कॉन्टिन्यूएशन होती है ट्यूबुली रेक्टाइल, जिनको हम ट्यूबुली रेक्टाइल भी कहते हैं, बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन होती है डिस्टल एंड ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल की, मेडिस्टाइनम टेस्टिस की पेरिफेरी में प्रेजेंट होती हैं। और सेटोली सेल्स इसके प्रॉक्सिमल पार्ट को लाइन करते हैं, जबकि डिस्टल पार्ट को जो है वो सिंगल की बॉर्डर एपिथेलियम लाइन करती है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, और इनका काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म इनटू द रेडी टेस्टिस। रेडी टेस्टिस हम लोगों ने पढ़ा था मेडिस्टाइनम टेस्टिस में पड़ी होती है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस में एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको लाइन करेंगे सिंपल की बॉर्डर एपिथेलियम। सर्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इनके बाहर होगा, और बेसिकली ये भी जो है वो स्पर्म्स को चैनल्स करेंगे फ्रॉम ऑल द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट जो होंगे रेडी टेस्टिस ड्रेन होगी इनटू द इफेंट ट्यूब्यूल्स। ये बेसिकली रेडी टेस्टिस से टू द हेड ऑफ एपिडिडिमस तक इनकी लोकेशन होती है, और एट द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है। इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव पैचेस होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल नॉन सिलिएटेड सेल्स के और कोलमनर सिलिएटेड सेल्स के, जो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के भी आउटलाइन देते हैं। इन द कट सेक्शन में आप लोगों को नजर आती है, और सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की इनके बाहर जो होती है इसकी साउंड करी होती है। इस तरह पे आके एक तो ये टेस्टिकुलर फ्लूइड को रिअब्सॉर्ब करते हैं, और दूसरा कन्वे करते हैं स्पर्म को इनटू द एपिडिडिमस। नेक्स्ट होंगे ये ट्रेन कंटिन्यू होंगे इनटू द एजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी एपिडिडिमल डक्ट में। एपिडिडिमस के हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़े थे, हेड, बॉडी एंड टेल होगी। और एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर विद स्मॉल बेसल एंड टॉल कोलमनर सेल्स, जिनको ऊपर सीटोसिलिया प्रेजेंट होंगे। सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स इनिशियली होंगे, इनके जो हेड और बॉडी होगी उनके बाहर सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स की लेयर होगी, जबकि टेल के बाहर हमारे पास 3 लेयर्स मिलेंगे, इनर मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होंगी वो टेल के बाहर मिलेंगी जो इसको सपोर्ट करी होंगी। यहाँ पे बेसिकली एपिडिडिमस में यहाँ पे इसकी स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और मैचुरेशन होती है, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन होती है फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट जो है वॉस डेफरेंस होगी, एपिडिडिमस जो होगी वो कंटिन्यू होगी तो वॉस डेफरेंस में एक्सटेंड करेगी फ्रॉम द एपिडिडिमस टू द एजैकुलेटरी डक्ट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। टर्मिनेट होगी बाय फॉर्मिंग एजैकुलेटरी डक्ट्स, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, और इसमें इनके मुकाबले में कम सीरोसिलियर प्रेजेंट होगी। ठीक है। फाइब्रोइलास्टिक लैमिना प्रोपिया होगा, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स में होंगे और लॉन्गिट्यूड कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा थिक लेयर्स होगी स्मूथ मसल सेल्स की, कैरीज करेंगे स्पर्म को बाय रैपिड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ दिस मस्कुलरिस, और ये एपिडिडिमस से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द एजैकुलेटरी डक्ट। लास्ट जो पार्ट है मेल जेनिटल डक्ट्स का वो एजैकुलेटरी डक्ट्स है, और प्रोस्टेट के अंदर ओपन होती हैं, फॉर्म्ड होती हैं बाय द यूनियन ऑफ रेक्टस कैफरस एंड डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सूडो स्ट्रेटिफाइड और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम लाइन करेंगे। फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल सेल्स होंगे प्रोस्टेट स्ट्रोमा के इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओपन हो रही है। उसके बाद ये जो होगी
बेसिकली एजैकुलेटरी डक्ट्स में क्या होगा कि मिक्स करेंगे स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड को और डिलीवर करेंगे सीमन टू यूरेथ्रा, ठीक है, जहाँ पे प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होंगी इसके अंदर ऐड होंगी, ठीक है बेटा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जस्ट इसको पढ़ के भी आप सारा जो है वो रिवाइज कर सकते हो, अपनी सारी जो डक्ट्स मेल जेनिटल डक्ट्स जो है वो हमने जो पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशंस हैं जो अब तक आप सब जो टॉपिक्स पढ़ चुके हो, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसके साथ साथ जो आज हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं लास्ट 5 मिनट्स में। इसमें सबसे पहले हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील बेटा क्या होती है कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होती है सीरस फ्लूइड की इन वन और बोथ साइड्स ऑफ द स्क्रॉटल सैक में। बेसिकली स्क्रॉटम में ये स्वेलिंग हो जाती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्वेलिंग इन स्क्रॉटम, और ये होती कब है कि व्हेन फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा इन द थिन शीट में जो कि साउंड कर रही होगी टेस्टिस को, ठीक है। तो उसके अंदर जब फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा तो स्क्रॉटम की ये स्वेलिंग हो जाएगी। कॉमनली प्रेजेंट होती है न्यूनेट्स में, और विद इन आफ्टर 1 ईयर जो है वो खुद ही जो है रिजॉल्व हो जाती है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर अडल्ट में जो होगी कंडीशन तो बेसिकली ये मोस्ट कॉमन कॉज इसकी क्या होगी, इंजरी होगी या फिर कोई इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। हाइड्रोसील इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्रॉटल स्वेलिंग इन कंडीशन। ये कंडीशन जो होती है वो एडल्ट में अगर होती है किसी वजह से तो वो इजीली करेक्ट हो सकती है सर्जिकली, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बेटा क्रिप्टोर्काइटिज्म है। क्रिप्टोर्काइटिज्म बेसिकली इज अ ग्रीक वर्ड। क्रिप्टोस का मतलब हिडन होता है और ऑर्काइस का मतलब टेस्टिस होता है, तो इसको हम हिडन टेस्टिस का भी नाम देते हैं, यानी कि क्रिप्टोर्काइटिज्म बेसिकली इज द एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, तो इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन, ठीक है। एक या दोनों टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं करती एब्डोमेन से स्क्रॉटम में, और ये बेसिकली कॉमन बर्थ डिफेक्ट है मेल जेनिटल ट्रैक्ट का। और क्रिप्टोर्काइटिज्म है क्या, इज द एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस फ्रॉम द स्क्रॉटम, ठीक है। और अबाउट 4% ऑफ द मेल यूनिट्स में ये कंडीशन होती है, और लेकिन बहुत सारों में ये जो है विद इन फर्स्ट ईयर जो है ये टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटम के अंदर आ जाती है, ठीक है। बायलेटरल अगर क्रिप्टोर्काइटिज्म होगा यानी बायलेटरल फेलियर होगी टेस्टिस की टू डिसेंड, तो ये इनफर्टिलिटी कॉज करेगी अगर सर्जिकली इसको ट्रीट नहीं किया गया विद इन 2 to 3 years ऑफ एज, ठीक है। तो ये मेन कॉज होती है इनफर्टिलिटी की। नेक्स्ट बेटा टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, सर्टोली सेल ट्यूमर भी हो सकते हैं, इसके अलावा जर्म सेल ट्यूमर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इंटरस्टिशियल और सर्टोली सेल ट्यूमर्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं, इसके मुकाबले में जो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं वो 95% जो टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं वो बेसिकली जर्म सेल ट्यूमर ही होते हैं, ठीक है। और ये आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही जो है ये अपेयर होते हैं, और बेसिकली किन लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके डेवलप होने के विद अनट्रीटेड क्रिप्टोर्काइटिज्म, ठीक है। जिनके अंदर क्रिप्टोर्काइटिज्म का जो मसला है वो अनट्रीटेड रहा हो तो उन मेंस में उनका मोर चांस होता है कि डेवलप टेस्टिकुलर कैंसर, और उसमें भी मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। अब एक और कंडीशन होती है जिसमें सीमन क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। और मोस्टली ये जो कंडीशन होती है ये इडियोपैथिक होती है, यानी इसकी कॉज जो होती है अननोन होती है, और बेसिकली ये मेजर कॉज होती है मेल इनफर्टिलिटी की, ठीक है, कि सीमन क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो गया। अब कॉमन फीचर्स क्या हैं कि पुअर सीमन क्वालिटी के थ्रू ये मेजर कॉज है मेल इनफर्टिलिटी की। क्या क्या इसके फीचर्स है कि एक तो इसमें हो सकता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि सम काउंट है वो जो है स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वही कम प्रोड्यूस हो रही है, नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो कम है, उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। एक तो ये इसकी सीमन क्वालिटी में रोल प्ले करते हैं। दूसरे नंबर पे स्पर्म सेल डेंसिटी जो है वो लेस है। तीसरे नंबर पे अबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कोई अबनॉर्मल हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो इम्पेयरमेंट हो रही है ड्यू टू द फ्लैजेलर डिफेक्ट्स, ठीक है। फ्लैजेलर डिफेक्ट दैट इम्पेयर्स स्पर्म मोटिलिटी, इन सारी कंडीशंस की वजह से जो है वो सीमन क्वालिटी जो होती है उस पर इफेक्ट हो सकता है। और बेसिकली मोस्टली ये जो सीमन क्वालिटी होती है डिक्रीज में इडियोपैथिक होती है, लेकिन में कुछ फीचर्स हो सकते हैं जिसकी ये सारी कंडीशन हो सकती हैं, और ये वन ऑफ द मेजर कॉज है मेल इनफर्टिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट एक और कंडीशन है बेटा ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस बेसिकली हम कहते हैं इट इज द
इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। और कॉज बाय आइदर बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मम्स, अगर वायरस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज करता है टेस्टिस की, ठीक है। ऑर्काइटिस क्या है, इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, और ये फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व करती है डक्ट्स को कनेक्टिंग दिस ऑर्गन टू द एपिडेडिमस, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स होती है ऑर्काइटिस की, वो प्रोड्यूस होती है बाय इन्फेक्टिव एजेंट्स, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरीली कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं ये ऑर्काइटिस, ठीक है। यूटीआई की वजह से भी हो सकती है, या फिर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड पैथोजन जिसमें क्लेमाइडिया और निसीरिया गोनोरी जो होते हैं ये भी टेस्टिस के अंदर एंटर हो जाते हैं थ्रू द एपिडेडिमस या फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू। बेसिकली ये भी जो है ये सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं ऑर्काइटिस का, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा, एक्यूट एपिडेडिमाइटिस। एक्यूट एपिडेडिमाइटिस क्या है, इट इज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बेसिकली इन्फ्लेमेशन है एपिडेडिमस की। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से इंट्रास्कॉटल पेन और टेंडरनेस होगी, स्कॉटम में पेन और टेंडरनेस होगी, ठीक है। परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन अगर एपिडेडिमस की रहेगी इन इन्फेक्शन की वजह से, तो बेसिकली क्या होगा कि मैसिव इन्वेजन होगी ल्यूकोसाइट्स की इन्फेक्टेड डक्ट की, जिसकी वजह से क्या होगी वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो फाइब्रोसिस होने की वजह से एपिडेडिमस जो होगी वो ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकती है, और बेसिकली ये भी एक कॉमन कॉज है मेल इनफर्टिलिटी का। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंडरली जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्काइटिस जो है सेकेंडरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैथोजन क्लेमाइडिया गोनोरिया की वजह से भी हो सकता है। तो बेसिकली ये वही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैथोजेंस हैं। अगर ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहेगा तो परसिस्टेंट मैसिव इन्वेजन होती रहेगी ल्यूकोसाइट्स की इनटू द डक्टस एपिडेडिमस, और उसकी वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस होगी तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे एपिडेडिमस को, और मेल इनफर्टिलिटी जो होगी वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। The last one is the vasectomy. Vasectomy basically is a common surgical method है मेल कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। मेल कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है वेसेक्टमी। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्स डेफरल्स होते हैं उसकी जो डक्ट्स होती हैं उनको अपनी जो है वो उनके जो एंड्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसीजर अ वेरी स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू द स्कॉटल स्किन। स्कॉटम से आप इंसिजन देंगे, और जो मेरे टू डक्ट्स और उसकी जो वॉल्स डेफरेंस होती है उसकी जो दोनों एंड्स होती हैं उसको कट करेंगे, और उसको जो है कॉटराइज करके टाइट कर देंगे, ठीक है। या फिर दोनों एंड्स को आप टाइट कर देते हैं, या फिर एक एंड जो एब्डोमेन की तरफ होता है उसको टाइट कर वो उसको जो है वो टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन सर्जिकल मेथड है मेल कॉन्ट्रासेप्शन का। वेसेक्टमी जब हो जाती है तो उसके बाद भी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो डिजेनरेट हो जाते हैं और या फिर मैक्रोफेजेस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं इन द एपिडेडिमस, ठीक है। और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी और अदर चेंजेस जो कि म्यूकोसा ऑफ द एपिडेडिमस में हो सकती हैं। सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वेसेक्टमी के वो मिनिमल होती है। इसके अलावा अगर वेसेक्टमी जो होती है वो रिवर्स भी हो सकती है सर्जिकली, अगर आप उसके दोनों जो एंड्स हैं उसको रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होंगे फर्टिलिटी के चांस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जो however even successful surgery very often fails to restore fertility due to incomplete sperm maturation in the epididymis changed by post vasectomy inflammation, ठीक है बेटा। लोग ये आज बेटा आज आप लोगों के टॉपिक्स इंशाल्लाह आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।